यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास किया बाय 14-0। इसमें बात करी गई कि गाजा के अंदर रमजान के महीने में सीज फायर होगा। अब यहां पर इस पर्टिकुलर वोटिंग के अंदर ना आप नोटिस करोगे 14 लोगों ने इसके फेवर में वोट किया और अगेंस्ट में थे 0। एक्चुअल में क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ना इस वोटिंग से एब्सटेन किया। एब्सटेन क्यों किया? एब्सटेन इसलिए किया क्योंकि यूएसए ने कहा कि इसके अंदर ना जो हमास है उसको यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं किया गया, तो इस वजह से वो इसके अगेंस्ट नहीं डाल रहे, पर वो एब्सटेन कर रहे हैं। अब देखिए जो इसराइल था ना, इसराइल इसमें काफ़ी नाखुश हुआ है यूएसए से कि यूएसए ने अपनी अप्रोच बदल ली है, यूएसए को इसके अगेंस्ट वोट करना चाहिए था। एंड इसी वजह से वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू जी, उन्होंने अपने जो विजिट्स थे वाशिंगटन के वो भी यहाँ पे कैंसिल कर लिए हैं। ठीक है, कि इन्होंने कहा है कि जो इसराइल प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि यूएस ने अपनी अप्रोच से कहीं ना कहीं पीछे हटाया यहाँ पे। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें देखिए रशिया यूक्रेन क्राइसिस की, तो यूक्रेन के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, सॉरी फॉरेन मिनिस्टर दिमित्रो कुलेबा, ये इस हफ्ते इंडिया आ रहे हैं और इन्होंने यहाँ पे बात करी है कि इंडिया को ना हमें बैक करना चाहिए क्योंकि उनकी जो लड़ाई है ना, जो यूक्रेन की जो बातें हैं, दे आर इन लाइन विद महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, पीस, इन सब चीज़ों की बात करते थे एंड इस वजह से इंडिया भी उनको यहाँ पे बैक करना चाहिए क्योंकि यूक्रेन भी यही चीज़ों की डिमांड कर रहा है। दोस्तों डेट है आज की 26 मार्च 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आज तो न्यूज़पेपर आया नहीं है। देखो बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, फिजिकल न्यूज़पेपर्स नहीं आए हैं कुछ कुछ, बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं तो डिजिटल न्यूज़पेपर्स या डिजिटल कॉपीज उनकी डेफिनेटली अवेलेबल है। स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज बहाई माइनॉरिटी इन ईरान। देखिए ईरान के अंदर ना आप जानते होंगे डिफरेंट डिफरेंट आपको माइनॉरिटीज देखने को मिलती हैं। अब बहाईस ईरान की सबसे बड़ी नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी है, ठीक है। दे आर द लार्जेस्ट नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी इन ईरान। पर बहाईस का ये कहना है कि इनके अगेंस्ट बहुत बड़ा लेवल के ऊपर अत्याचार इनके अगेंस्ट देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो बहाई कम्युनिटी के जो लोगों की कब्र थी, उनको ऊपर जो भी हेडस्टोन लगे होते हैं, जो भी कुछ फ्लावर्स लगे होते हैं, उनको यहाँ पे ईरानियन अथॉरिटीज ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और बुलडोजर से उस साइट को पूरी तरह से लेवल कर दिया। तो एक तरह से ना मरने के बाद भी बहाई कम्युनिटी के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है इन ईरान, ऐसा यहाँ पे लोगों का यहाँ पे कहना है। अब आप लोग सोचेंगे सर इतना क्या मतलब बहाईस के अगेंस्ट इतना ईरान क्यों कर रहा है, उनकी वहाँ की सरकार ऐसा क्यों कर रही है वहाँ की नॉन मुस्लिम रिलीजियस मिनॉरिटी के साथ। देखो एक्चुअल में होता क्या है ना कि अगर आप नोटिस करो बहाई फेथ की, तो बहाई फेथ एक तो चलो मोनोथिस्टिक रिलीजन है, यानी कि एक भगवान के अंदर ये बिलीव करते हैं। एंड इनकी जो स्टार्टिंग है वो ईरान के अंदर ही है, 19th सेंचुरी के अंदर ही देखने को मिलता है, ईरान के अंदर ही इनकी स्टार्टिंग है। पर अगर हम बात करें ना हाइफा सिटी, ठीक है, हाइफा आप जानते होंगे, ये रही हाइफा सिटी जो कि आपकी इसराइल के अंदर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर इनका ना एक स्पिरिचुअल सेंटर भी है। तो काफी सारे लोगों का ऐसा कहना है ईरान के अंदर कि भाई ये जो बहाई लोग हैं ना, ये दरअसल में इसराइल को सपोर्ट करते हैं और इसराइल और ईरान आप जानते हो कि आपस में बिल्कुल भी बनती नहीं है, ठीक है। बट बहाई कम्युनिटी का कहना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तुम्हारा तो बस वहाँ पे एक स्पिरिचुअल सेंटर है। और ये तो इसराइल के 1948 में जब इसराइल बना उससे बहुत टाइम पहले से यहाँ पे बना हुआ है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो अगर आप नोटिस करोगे ना पिछले 30-40 सालों के अंदर ईरान के अंदर बहाई कम्युनिटी को काफी हाई लेवल के ऊपर यहाँ पे उनके ऊपर अत्याचार हुए हैं। इवन बहाई कम्युनिटी के जो अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरान के अंदर बहाई कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जाता एंड साथ ही साथ पार्लियामेंट के अंदर उनके लिए कोई सीट वगैरह रिजर्व भी नहीं है। प्लस एट द सेम टाइम हायर एजुकेशन के लिए अगर बहाई कम्युनिटी पढ़ना चाहती है इसराइल सॉरी ईरान के अंदर, तो वहाँ पर भी दिक्कत आती है। बिजनेस रन करना हो वहाँ पर भी दिक्कत आती है। और लोगों का ये कहना था कि मरने के बाद भी ईरान की जो सरकार है उनके साथ यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट करती है। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए। एंड साथ ही साथ ये जो लोकेशन मैं आपको बताना चाह रहा था हाइफा, ये भी आपको पता होनी चाहिए। बाकी इसराइल की लोकेशन तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर हमने डिस्कस किया है कि लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट, दीज आर द 4 कंट्रीज विच एक्चुअली बॉर्डर इसराइल। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज कि इंडिया ना दरअसल में गियर अप कर रहा है कि हम चाहते हैं मिनिमम वेज को सब्स्टिट्यूट करना बाय अ लिविंग वेज बाय 2025। एंड इसके लिए हमने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की रिक्वेस्ट करी है कि वो हमें टेक्निकल कुछ सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर पाए।
हमें ना दरअसल में इनके बीच में मतलब जानना चाहिए कि व्हाट इज मिनिमम वेज एंड व्हाट इज लिविंग वेज, इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। पहले मैं आपको मिनिमम वेज बताता हूँ। मिनिमम मतलब होता है कम से कम, है कि नहीं? यही अर्थ होता है मिनिमम का, बिल्कुल सही बात है। देखो जैसे इंडिया में भी आपको एक लॉ देखने को मिलेगा, मिनिमम वेजेस एक्ट। कहने का मतलब क्या है कि जो भी एम्प्लॉयर है ना, वो अपने एम्प्लॉय को कम से कम इतनी वेज रेट तो देगा ही देगा, यानी कि इससे कम सैलरी वो नहीं दे सकता। अब ऐसा क्यों सरकार इस तरह के एक्ट लेके आती है? क्योंकि आप नोटिस करो, अगर मान लो बहुत ही कम कोई सैलरी दे रहा है, मान लो दिन के 50 रुपए दे रहा है किसी को सैलरी के तौर के ऊपर, तो आप खुद देखो ना यार, उससे कहीं ना कहीं वर्कर का एक्सप्लॉइटेशन होगा, उसको अपने काम के लिए फेयर कॉम्पोजिशन नहीं मिलेगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट रेगुलेशंस के हिसाब से एंड स्टेट टू स्टेट हो गया, रीजनल इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से ये चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं, ताकि इंश्योर ये किया जाए कि यार बिल्कुल ना उसके जो बेसिक नेसेसिटीज हैं एटलीस्ट वो कहीं ना कहीं कवर हो जाए। पर होता पता क्या है, कई बार इससे भी, कि आपने मिनिमम वेज तो बता दी, जरूरी नहीं होता कि उस इंसान के सारे लिविंग एक्सपेंसेस कवर हो जाए, क्योंकि आपने बताया एक मिनिमम वेज बता दिया। जरूरी नहीं है ना कि कई बार ऐसी जगह ही होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी जगह पे रहने के खर्चा ही बहुत ज्यादा है, उस केस में उसकी कैसे लिविंग एक्सपेंसेस पूरे होंगे, नहीं हो पाएंगे ना। तो इसी को बोलते हैं मिनिमम वेज। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूँ लिविंग वेज की, लिविंग वेज का मतलब ये होता है एक ऐसा वेज का लेवल जहां पर आपकी कुछ जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, रोटी कपड़ा मकान हेल्थ केयर, इस तरह के कुछ जो असेंशियल एक्सपेंसेस हैं, कहीं ना कहीं उनको आप कवर कर पाओ, ताकि उस इंसान के पास ना एक रहने के लिए, एक ठीक ठाक तरह से रहने के लिए उसके पास पैसा हो। दैट इज द फोकस ऑफ लिविंग वेज। अब आप लोग मुझे बताओ, ज्यादा कौन होना चाहिए, मिनिमम वेज या लिविंग वेज? देखो नॉर्मली जो देखने को मिलता है ना, इट इज की लिविंग वेज इज मोर देन मिनिमम वेज, क्योंकि आप देखो ना लिविंग वेज के अंदर एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस बंदे को मिल जाता है। मिनिमम वेज के अंदर एक सर्टेन मिनिमम वेज उसको मिलती है, पर जरूरी नहीं है कि वो मिनिमम वेज की वजह से उसका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ठीक ठाक हो जाए। बट आपकी लिविंग वेज इंश्योर करती है कि उस पर्सन को एक डिग्निफाइड लाइफ मिले। ठीक है ना? तो यहाँ पर इंडिया इसकी तरफ मूव करना चाह रहा है, एंड इसलिए हमने आईएलओ की यहाँ पे हेल्प मांगी है एज पर द टेक्निकल सपोर्ट एंड गाइडेंस। आईएलओ के बारे में पिछले दिनों के अंदर भी हमने चर्चा करी थी। दरअसल में इसको 1919 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था, वर्ल्ड वॉर वन के खत्म होने के बाद जब ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस साइन होती है, उसके अंतर्गत ही इसको यहाँ पे साइन किया जाता है। फोकस यही है कि देखो जो हमारे लेबर राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उनको हम कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर पाएं एंड अकॉर्डिंगली सोशल जस्टिस को प्रमोट कर पाएं। इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, पहली बात कि ये एक यूएन एजेंसी है, दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दिस इज द ओनली ट्राईपार्टाइट यूएन एजेंसी। ट्राईपार्टाइट क्या होती है? दरअसल में इसके तीन आपको देखने को मिलेंगे, एक आपका हो गया सरकार, एक आपके हो गए एम्प्लॉयर्स, एंड दूसरे हो गए आपके वर्कर्स। तो इस तरह से ना तीन पार्टीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जहां पर तीनों अपने अपनी बातें यहाँ पे रख सकते हैं। कोशिश यही होती है कि लेबर पीस इंपॉर्टेंट रहे, उनके ह्यूमन राइट्स, उनके लेबर राइट्स और सोशल जस्टिस को हम यहाँ पे प्रमोट कर पाए। इंडिया फाउंडिंग मेंबर था आईएलओ का, एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें उसकी गवर्निंग बॉडी का भी मेंबर रहा है सिंस 1922, एंड टोटल यहाँ पे आपको आईएलओ के आज के समय 187 स्टेट मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे। इसके हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, जैसे ग्लोबल वेज रिपोर्ट, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, ये रिपोर्ट्स भी यहाँ पर आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ही निकालता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज आईएयू अप्रूव्स स्टेशियो शिव शक्ति। ये क्या चीज है? देखो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ना आपका स्टेशियो शिव शक्ति ये नाम को अप्रूव किया है एज द लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर। देखो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। एक तो देखो चलो हमारा चंद्रयान 1 था, उस टाइम के ऊपर भी ना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने यहाँ पर एक नाम प्रपोज किया था, जवाहर पॉइंट। हालांकि उस टाइम प्रॉपर वो लैंडर तो था नहीं, तो वो चीज़ तो नहीं हो पाई। बट ऑन द अदर हैंड जब अभी हमारा चंद्रयान 3 लैंड हुआ, आई थिंक 6 महीने हो गए होंगे अब तो, राइट, उस टाइम के ऊपर ना हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने डेफिनेटली ये चीज़ बताई कि ये चीज़ होनी चाहिए। प्लस एट द सेम टाइम ना 2019 में हमारा जो चंद्रयान 2 मिशन था, वो उस टाइम हार्ड लैंडिंग हुई थी, उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो नहीं पाई थी। तो एक्चुअल में ना हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस टाइम स्पीच दी थी। उस स्पीच के अंदर उन्होंने ये बोला कि भैया ये जो चंद्रयान 2 के अंदर हम पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं ना हो पाए थे, इससे हमने सीखा, हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, फिर अगली बार उससे कहीं ना कहीं इनसे सीखते ही हम अगली बार सक्सेसफुल होते हैं। तो ये जो चंद्रयान 2 में हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे प्रॉपरली, उसको भी हमने याद करने की कोशिश करी, ताकि ये हमें याद दिलाता रहे कि भैया हम गलतियों से भी काफी कुछ सीख सकते हैं। तो चंद्रयान 2 का हमने प्रपोज किया था कि हम उसका नाम तिरंगा पॉइंट रखें। फिर जो चंद्रयान 3 का जहाँ पे लैंडिंग साइट थी, उसका नाम हमने प्रपोज किया था स्टेशियो शिव शक्ति, जिसको आईएयू इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने अप्रूव भी कर दिया है।
ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको आईएयू के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। आईएयू भी ये 1919 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था ताकि दुनिया भर में जितने जितने आपके एस्ट्रोनॉमिकल एंडेवर्स हैं उनको हम ओवरसी कर पाएं एंड चीज़ों का हम नाम भी रख पाएं। देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, कई बार हमारी अलग अलग एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज होती हैं, आपके एस्ट्रॉइड्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, कई बार इनका नाम रखना होता है, कई बार नए नए प्लैनेट छोटे मोटे डिस्कवर होते रहते हैं हमारे, तो उसके हिसाब से हम नाम रखते हैं। कई बार डिस्कवरर की कितनी इंपॉर्टेंस रही उसके अंदर, उसके हिसाब से उनका नाम रखा जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल कांस्टेंट्स को डिफाइन करने के अंदर इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है, नाम देने के अंदर हो गया। ठीक है, इसकी जनरल असेंबली हर 3 साल बाद होती है जहां पर इस तरह से बातचीत होती है। इसके हेडक्वार्टर्स आपको पेरिस फ्रांस के अंदर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर ना इसके मेंबर्स जो बनते हैं वो आपके दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स हो सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने मान लो पीएचडी करी हो, रिसर्च एजुकेशन आउटरीच काम किया हो इन एस्ट्रोनॉमी, ये सारे यहाँ पे इसके मेंबर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो टोटल 92 कंट्रीज के अंदर इसकी मेंबरशिप है, जहाँ पर 85 को नेशनल मेंबर्स के साथ डेजिग्नेट किया गया है। तो रिसर्च हो गया, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, एस्ट्रोनॉमी, इस सेक्टर्स के अंदर ये काम करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक। देखो इसरो के द्वारा ना पुष्पक का जो सेकंड टेस्ट था वो भी यहाँ पे हमें सक्सेसफुल देखने को मिला है। ये एक्चुअली टेस्ट किया गया कहाँ पे, चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका के अंदर। मैं पहले आपको ना रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल आपको समझाता हूँ। आप लोग ना या लैंडिंग व्हीकल भी कह सकते हो, लॉन्च व्हीकल भी एक ही बात है। अगर हम बात करें लॉन्च व्हीकल्स की, तो आप जानते हो लॉन्च व्हीकल का काम क्या होता है। लॉन्च व्हीकल का काम ये होता है कि आपके पेलोड्स को वो लेके जाए, जैसे कई बार लो अर्थ ऑर्बिट की तरफ लेके जाना होता है, ठीक है ना, तो ये काम रहता है आपके लॉन्च व्हीकल्स का। ठीक है, उसके साथ ही ना हमने एक वर्ड यूज कर दिया रीयूजेबल। अगर उसी चीज को, उसी लॉन्च व्हीकल को हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर रहे हैं, यानी कि मल्टीपल टाइम स्पेस के अंदर लॉन्च कर रहे हैं इन पेलोड्स को कैरी करने के लिए, तो दैट इज रीयूजेबल। यानी कि ना ये पेलोड्स को कैरी करेगा, फिर कहीं ना कहीं वापस आ जाएगा, यू गेट इट, फिर अगले पेलोड को कैरी करेगा, फिर वापस आ जाएगा। इस तरह से बार बार सेम प्रोसेस कर सकता है, तो इसको हम रीयूज कर सकते हैं। इसी का नाम है इसका रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। अब आप सोचेंगे सर इसका फायदा क्या है अगर ऐसी चीजें हैं, रीयूज हम कर पा रहे हैं। अरे खुद बताओ ना यार, अदरवाइज क्या हो रहा है, अगर हम नया हर बार लॉन्च व्हीकल हम भेज रहे हैं, उससे हमारी कहीं ना कहीं कॉस्ट बढ़ रही है। अब इससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं हमारी कॉस्ट काफी कम हो जाएगी एंड हम ये सारी चीजें अकॉर्डिंगली कर पाएंगे। तो अभी ये जो हमने पूरा प्रोसेस किया है ना, इसमें हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सिमुलेट किया कि आगे फ्यूचर में जब हम इसको रियल में इसको लॉन्च करना स्टार्ट करेंगे, तब उसमें जो भी लैंडिंग कंडीशंस होंगी उसको हमने सिमुलेट किया एंड देखा क्या ये वहां पर काम कर रहा है। द आंसर वाज यस, ये यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये सेकंड सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हमने इसके अंतर्गत किए, जिसके अंतर्गत ये सक्सेसफुल हुआ। यहाँ पर हमने इसकी डिफिकल्टी को भी इंक्रीज करने की कोशिश करी ताकि देखा जाए कि कल को कोई भी दिक्कत आ जाए क्या ये वर्क करेगा। तो आंसर इज यस, बिल्कुल करेगा। ये पुष्पक विमान आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। तो इस तरह से एक विंग्ड व्हीकल आपको देखने को ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अपने आप ये लैंडिंग कर सकता है। इसको चिनूक हेलीकॉप्टर से हमने यहाँ पे लिफ्ट किया था ताकि देखा जा पाए कि ऊपर से रिलीज करने के बाद क्या ये प्रिसाइज लैंडिंग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इसने बिल्कुल इस चीज को यहाँ पे डिस्प्ले यहाँ पे किया है, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंटर्स है जो आपको जानने चाहिए थे। इसरो ने 2016 में भी इस तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो उसके अंदर भी ये सक्सेसफुल रहा था, ठीक है ना। तो इसरो के द्वारा फंक्शनिंग आप नोटिस कर पाओगे, ठीक है, कि किस तरह से बाद में भी इसको रीफ्यूल एंड रीयूज इसको किया जा सकता है। एंड कहीं ना कहीं हमारे जो रॉकेट बूस्टर्स होते हैं उसको रीगेन करने की यहाँ पे बात है, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो आपके रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं बाकियों के मुकाबले में, नॉर्मल लॉन्च व्हीकल के मुकाबले में थोड़े से हैवी होते हैं, थोड़े से भारी होते हैं। एंड इनकी शेप को मॉडिफाई किया जाता है ताकि रिकवरी प्रोसेस जब वो नीचे आ रहे हैं उसको भी कहीं ना कहीं सपोर्ट किया जा पाए। तो बहुत अच्छे से इसको यहाँ पे डिजाइन किया गया है, पुष्पक विमान भी इसका नाम बोल सकते हो। अगला टॉपिक हमारा है टेक ट्रांसफर ऑफ कॉलरा वैक्सीन। देखो हमारे ना यहाँ पे हैदराबाद बेस्ड एक फार्मा कंपनी है बायोलॉजिकल ई। अभी क्या है, आईवीआई इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट ने ना यहाँ पर इनके साथ ना एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करी है। किस चीज की, सिंप्लीफाइड ऑरल कॉलरा वैक्सीन की। इससे क्या होगा, इससे देखो कहीं ना कहीं इस एग्रीमेंट के साइन होने की वजह से ना, जो 2023 में हुआ है, अब इसकी स्टार्टिंग हो गई है। अब ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ था उससे कहीं ना कहीं जो ऑरल कॉलरा वैक्सीन है इसको प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कहीं ना कहीं कम हो जाएगी एंड एक मैसिव लेवल के ऊपर हम इसको यहाँ पे प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो वो कॉलरा के जो वजह से कहीं ना कहीं इश्यूज आते थे, अब उनको भी हम यहाँ पे कम कर पाएंगे। कॉलरा की अगर मैं आपसे बात करता हूँ ना, तो कॉलरा एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। किस चीज़ की, स्मॉल इंटेस्टाइन की। कई बार आप देखते हो ना यार, देखो पेट वगैरह खराब हो जाता है, वाटरी डायरिया आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तब वो उसके पीछे का एक मेजर कारण होता है कॉलरा।
इसका कॉजिंग एजेंट है विब्रो कॉलराई, जो कि मैंने आपको बताया कि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको देखने को मिल जाएगी। आप गंदा खाना खाते हो, गंदा पानी पीते हो, कहीं ना कहीं उससे यहाँ पे ये ट्रांसमिट हो जाता है। बाकी जिन एरियाज के अंदर ध्यान से प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल नहीं होता या फिर ड्रिंकिंग वाटर कहीं ना कहीं कंटेमिनेटेड रहता है, उन एरियाज के अंदर कॉलरा के फैलने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। कई बार देखो आप लोगों को भी हुआ होगा, लोगों को काफ़ी कॉमनली होता रहता है, एंड अकॉर्डिंगली काफ़ी सारे लोग इसको फिर ORS यहाँ पे यूज़ करते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, जिसके माध्यम से काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ट्रीट भी किया जा सकता है। बाकी बच्चों के अंदर भी ये बहुत कॉमनली आपको देखने को मिलता है, इसलिए कोशिश ही रहती है ना कि जिंक अगर बच्चों को दिया जाए थोड़ा बहुत, बहुत ही लाइट मात्रा के अंदर, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, एक सर्टेन मात्रा के अंदर अगर उनको दिया जाए ना, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से डायरिया का जो लेंथ है, जो ड्यूरेशन होती है, वो कम हो जाती है। बाकी WHO के द्वारा भी डिफरेंट डिफरेंट वैक्सीन यहाँ पे अप्रूव करी गई हैं। ड्यूकरॉल हो गया, शेंचॉल हो गया, यूविकॉल प्लस हो गया, ये सारी आपको वैक्सीन देखने को मिलती हैं कॉलरा के रिस्पेक्ट के अंदर, एंड इनकी 2 डोजेस चाहिए होती हैं ताकि आपको पूरी रूप से प्रोटेक्शन मिल जाए। बाकी WHO के अलग अलग इनिशिएटिव्स भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लोबल टास्क फोर्स ऑन कॉलरा कंट्रोल, इसको यहाँ पे 1992 के अंदर बनाया गया था ताकि कॉलरा के आउटब्रेक्स को हम यहाँ पे चेक कर पाएँ, क्योंकि 1992 में के अंदर बहुत बड़ा एक कॉलरा का आउटब्रेक आया था पेरू के अंदर। इसके अलावा 2030 तक कोशिश है कि कॉलरा को हम खत्म कर पाएँ, एंड कहीं न कहीं उसकी जो मोर्टेलिटी है, मतलब 20 कंट्रीज़ के अंदर खत्म करने की बात है, एंड कॉलरा मोर्टेलिटी को कम करने की बात है बाय 90%। इसके अलावा कुछ अलग-अलग सपोर्ट प्लेटफ़ॉर्म्स भी अलग-अलग कंट्रीज़ के रिगार्डिंग है, जहाँ पर आपके रेड क्रॉस हो गया, ये भी यहाँ पे मदद करते हैं इस तरह से। तो ये कुछ पॉइंटर्स है जो हमें यहाँ पे कॉलरा के रिगार्डिंग पता होने चाहिए थे। दोस्तों, आज की डिस्कशन के बेसिस के ऊपर कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जिनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे कि आपके हिसाब से इनमें से कौन-सा सही है एंड कौन-सा गलत है। कल मैंने आज आपको होमवर्क दिया था, उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। आर्सेनिक की बात करें तो ये एक नेचुरल एलिमेंट है जो कि अर्थ की क्रस्ट के अंदर पाया जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। ऑकस की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर फ्रांस नहीं आता, ये आता है आपका यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया एंड USA, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। नेत्रावती रिवर की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो आपके छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल नहीं है, तो कहाँ है सर? ये कर्नाटका के अंदर। हमने डिस्कस भी किया था, आपके जो वेस्टर्न घाट्स हो गया, वहाँ पर आपको बंगराबली की जो फॉरेस्ट वैली थी, वहाँ से हमें इमर्ज होते हुए देखने को मिलता है कुद्रेमुख रेंज से। ठीक है, चिकमंगलुरु की बात मैंने आपके साथ करी थी। हैती की बात करें तो आपका कैरिबियन सी के अंदर, बिल्कुल ये बात आपकी करेक्ट है, हमने इसको भी यहाँ पे लोकेशन यहाँ पे डिस्कस कर रखी थी। ठीक है, इसके साथ ही साथ आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा? पहला आपका होमवर्क रहेगा फ्रॉम द इकोनॉमी। ठीक है, इसका आंसर मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताओगे कि आपके हिसाब से इस इकोनॉमी के क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। एंड दूसरा थोड़ा आपका मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है विद रिगार्ड्स टू आपका बटलर कमेटी, तो इसको भी डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। इनफैक्ट मेंस के अंदर भी ना एक बार क्वेश्चन आ चुका है, हालांकि काफी पुराना क्वेश्चन है बटलर कमेटी के रिगार्डिंग, पर क्वेश्चन मेंस में भी इसके रिगार्डिंग पूछा गया है। कल जो होमवर्क दिया था उसको डिस्कस कर लेते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर के अंदर कौन कौन से आपके पॉल्यूटेंट्स देखने को मिल जाते हैं। देखो, आर्सेनिक तो बिल्कुल डिस्कस किया ही था, तो इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। देखो, जब हम बात करते हैं ना सॉर्बिटोल की, सॉर्बिटोल आपके ना फ्रूट्स हो गया, उनके अंदर एक शुगर अल्कोहल पाई जाती है, तो ये एक्चुअली पॉल्यूटेंट की तरह नहीं पाया जाता, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी इसके अलावा आपका फ्लोराइड्स, ये तो आपको पता ही होंगे डेफिनेटली। इसके अलावा जो फॉर्मेल्डिहाइड की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो ये तो एक्चुअली आपके ना एक केमिकल है जो कि आपके ना जैसे फिश वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। यूरेनियम, बिल्कुल ये कुछ कुछ एरियाज में आपको देखने को मिल जाता है, तो इसलिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी 1, 3 एंड 5। इसके अलावा मैंने आपको होमवर्क दिया था अटॉर्नी जनरल के रिगार्डिंग कि अटॉर्नी जनरल इनमें से क्या क्या चीजें कर सकता है। देखो, अटॉर्नी जनरल ना आप जानते होंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 76 के अंदर मेंशन है, हमारे प्रेसिडेंट साहब जो होते हैं वो यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को यहाँ पे अपॉइंट करते हैं। ठीक है ना? अगर हम बात करें तो बिल्कुल आपकी जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स वगैरह होती हैं उनके अंदर ये बिल्कुल पार्ट ले सकते हैं, किसी कमेटी का मेंबर भी हो सकते हैं, लोकसभा के अंदर ये बोल भी सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखने वाली ये है कि इनके पास वोटिंग का हक नहीं होता है, ही डज नॉट हैव अ राइट टू वोट। तो ये चौथा आपका इनकरेक्ट रहेगा, बाकी पहले तीनों करेक्ट हैं, तो आंसर बनेगा ऑप्शन सी 1, 2 एंड 3। तो दोस्तों, ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW ओनली ऐसे में जाके इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।